Hello everyone, I am Amit Kumar, Team Mathematics CLC Seeker. Welcome you on online platform of CLC. So इस सीरीज में अभी जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह बाइनोमियल थ्योरम एंड एज वेल एज लॉगरिथम. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम दैट फॉलो. 8 plus 3 root 7 to the power 20 equal to u plus v and 8 minus 3 root 7 to the power 20 equal to w, where u is an integer and 0 is less than v less than 1. Then v plus w क्या होगा. अब एक चीज देखो आप, 8 plus 3 root 7 to the power 20 और इसमें अगर हम इसको जोड़ दें पावर 20, तो देखो जितना भी इरेशनल टर्म होंगे पॉजिटिव वाले और ये नेगेटिव वाले वो तो कैंसिल हो जाएंगे. तो ये जो बचेगा क्या बनेगा, एक इंटीजर बन जाएगा. मतलब इसके पावर में 1 होगा तो रूट 7 आएगा, 3 होगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट 7. तो इंटीजर वाला जो भी होगा जब ऑड पावर इसमें होगा और जब ऑड पावर इसमें हो तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. अब इसकी वैल्यू कितनी है अपना u प्लस वी और इसकी वैल्यू कितनी है w. बोल रहा है ये टोटल इंटीजर होगा. तो देखो u इंटीजर है और v प्लस w इसको भी इंटीजर होना जरूरी है. तो देखो इसका मतलब v प्लस w भी एक इंटीजर होगा. ठीक है. और इसमें देखो जो v है वो 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है. और 8 माइनस 3 रूट 7 इसकी वैल्यू भी पॉइंट समथिंग होगी, 1 से कम होगी. तो उसके पावर 20 ऑब्वियस सी बात है 1 से कम होगी. इसका मतलब v प्लस w भी एक इंटीजर होना चाहिए. और ये भी 1 से कम, ये भी 1 से कम, दोनों को अगर हम ऐड करें तो 2 तो कभी नहीं हो सकता. तो दोनों को सम करने पे क्या नहीं ओवरऑल आएगा 1 आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u प्लस v इंटू डब्ल्यू. देखो u प्लस v तो यही दे दिया और w ये दिया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो a प्लस बी माइनस बी लगा देते हैं क्योंकि दोनों के पावर में क्या है 20 है. तो अंदर में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको. ओके, तो ये क्या हो जाएगा 8 8 जा 64 और ये 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 से बन जा कितना हो जाएगा 63. इसके पावर में कितना आ गया 20, तो 1 के पावर 20 कितना हो गया 1. तो सिंपल सी बात है u प्लस बी इंटू डब्लू जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा u डब्लू प्लस वी डब्लू. और यही चीज आपको यहाँ पे पूछ रहा है ओवरऑल u प्लस वी इंटू डब्लू. तो कितना रिजल्ट आ गया आपका 1 आ गया. नेक्स्ट है, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज 35 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू. ठीक है. तो देखो इस पे दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं पी प्लस क्यू. अब इसमें बोल रहा है इसमें एक्स क्यू का जो कोफिशिएंट है ना वो 35 है. तो 35 तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट कब आएगा जब हम 3 रख देते हैं यहाँ पे, तभी तो एक्स क्यू आएगा. और 1 के पावर कुछ भी तो 1 ही हो जाएगा. तो ये जो है कौन p प्लस क्यू C3 ये 35 होगा. अपन ये देख लेते हैं किसकी वैल्यू 35 के इक्वल होती है. अगर हम बात करें 7C3 तो गौर करके देखो ये कितना होता है 7 6 5 1 2 3. ठीक है, 2 3 जा 6 7 5 जा 35 होता है. तो 7C3 जो है ना p प्लस क्यू C3 के इक्वल है. मतलब p प्लस क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 7. इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. What is the remainder when 7 to the power n minus 6n is divisible by 36 for n इक्वल टू 100. तो देखो एक तो प्रोसेस n का वैल्यू 1 पुट कर दो तो कितना आ गया 1. अगर 2 पुट कर दो 49 माइनस 6 2 जा 12, 49 में से 12 माइनस कर दो ये कितना आ जाएगा 7 और 3. फिर इसको 6 से डिवाइड करो क्या आएगा रिमाइंडर 1. इस पे भी 1 आ रहा है इसमें भी 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 ही होगा. अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो तो 7 को लिख दो 1 प्लस 6 टू द पावर n माइनस 6n. ठीक है. अब NC 0 1 के पावर में ऐसा इसको 6 प्लस 1 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 6 के पावर में क्या हो गया 0, 1 के पावर में n. फिर NC1 6 के पावर में 1 n माइनस 1. ठीक है, 1 के पावर में 6. इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं. तो आप देखेंगे जो लास्ट टर्म आएगा NC n माइनस 1 विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है NC1 के इक्वल.
और 6 के पावर में कितना आ जाएगा 1, और 1 की पावर कुछ भी तो वही हो जाएगा, और माइनस का 6n, तो इससे ये NC 1 हो जाएगा, विच इज कैंसिल हो जाएगा। और इस सब में जो है ना, इसके आगे इसको छोड़ करके सब में 6 के पावर में ही कुछ ना कुछ आ रहा है, तो बचा रिमाइंडर ओवरऑल कितना, यही बचा NC 0, 6 पावर 0 1, ठीक है। सो इन दिस वे भी यू कैन सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 20 लिख देते हैं, और इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर -5, ठीक है। जैसे स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर नेगेटिव का हो जाएगा, और माइनस का 2 आएगा, इसको माइनस से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के पावर 20, अब देखो माइनस के पावर में -5 है, 1 अपॉन लिख देंगे, माइनस के पावर में ऑड हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, और इधर क्या बचा ओवरऑल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, इसका होल स्क्वायर के पावर में -5, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 20, इस दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि पावर में 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -10 हो गया, एक्स पावर -10 हो गया। तो अपन देख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके पावर में कितना आ जाएगा ओवरऑल 10 अपन एक्स पावर -10। अब अपने को एक्स पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये तो देख ही रहे, ये ऊपर जाएगा तो एक्स पावर 10 हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट ले लेते हैं, तो वो क्या होगा, माइनस तो है ही, 10C0 अगर लें तो एक्स स्क्वायर के पावर में क्या हो जाएगा 0, वो 1 ही हो जाएगा, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1, और एक्स पावर -10 ऊपर गया तो +10 हो गया, तो कोफिशिएंट के फॉर्म में क्या बचाएगा, माइनस का 10C0, तो 10C0 इज 1, सो -1 इज द आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिमाइंडर when 2 to the power 120 is divided by 7, तो देखो 2 के पावर 120 को अपन ऐसा लिख सकते हैं ना 40, तो ये कितना हो गया 8 के पावर 40। अब इस 8 को क्या लिख सकते हो आप, 1 + 7 लिख दो के पावर में 40, ठीक है। अब इस पे एक्सपेंशन लगा दो, 40C0 7 के पावर 0, 40C1 7 के पावर 1, एंड सो ऑन 40C40 7 के पावर 40। आप देख सकते हो ये सभी टर्म 7 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल कौन नहीं है, ये वाला, तो 40C0 1, 7 पावर 0 इज 1, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा ओवरऑल 1। सो फर्स्ट इज द आंसर। 7th, 26 factorial equal to n into 8 to the power k, where k and n are positive integer, then what is the maximum value of k। देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k कब आएगा, जब n क्या होगा, मिनिमम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 26 फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू 8 टू द पावर k, तो ऐसा कर सकते हैं, इसको n इंटू 2 के पावर में 3 के कर देते हैं। अब ऐसा करते हैं 26 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट निकालते हैं, तो एक्सपोनेंट निकालने का क्या प्रोसेस है भाई, 26 फैक्टोरियल का ये जो पैटर्न होता है E2 का एक्सपोनेंट निकालने वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म, 26 2 स्क्वायर, 26 2 क्यूब, अभी तक 8 तक पहुंचे हैं अपन, 26 टू पावर 4 16, अब जैसे करेंगे 32 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, तो ये कितना आया 13, इसमें 4 से डिवाइड करो तो 4 7 जा 20, तो 4 6 जा 24, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, क्योंकि 2 रिमाइंडर 3 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आएगा 3, और ये 16 को करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो गया 1। इसको ऐड कर दो, 6 + 3 9 + 1 10 + 13 कितना हो गया 23। इसका मतलब ये हुआ, जो इसमें तो 2 के पावर क्या आ रहा है 23 मैक्सिमम आ सकता है, और इसमें क्या आ रहा है n इंटू 2 के पावर 3 के। अब अपने को 3 के इसको डिवाइड करने वाला होना चाहिए, तो 23 से छोटा करते रहो इसको, तो कितना आएगा 22, वो भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, 21 आ सकता है ना, तो n इंटू 2 के पावर हम 3 के लिख सकते हैं, तो यहाँ से k की वैल्यू हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, विच इज 7, तो 7th का क्या हो जाएगा ऑप्शन अपना बी।
नेक्स्ट है इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 5/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mn की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन दिस, तो फोर्थ टर्म देखो nc3 हो जाएगा, mx के पावर में n-3 हो जाएगा और 1/x के पावर में क्या हो गया 3। अब बोल रहा है फोर्थ टर्म जो है ना वो ये है, तो ये किसके इक्वल हो गया 5/2, तो nc3 m के पावर में n-3 हो गया। अब x के पावर में देखो क्या क्या आ रहा है n-3 और इधर का माइनस ये प्लस का 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, तो n-6 ये किसके इक्वल हो गया 5/2। अब अपन देख रहे हैं ये 5/2 मतलब m और n से इंडिपेंडेंट है और x भी इसमें नहीं है, तो x के पावर में क्या होना चाहिए ओवरऑल 0 होना चाहिए, तो n-6 कितना हो गया 0, तो n की वैल्यू कितना आ गया 6। अब n की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट करो, तो 6c3m m कितना है वो तो निकालना ही है आपको, और n-3 6 - 3 दैट इज 3 विच इज इक्वल्स टू 5/2। अब 6c3 को सॉल्व करो थोड़ा सा, कितना आएगा भाई 6 5 4 1 2 3 2 3 जा 6 5 4 जा 20, ये 5 5 काट ही दो, तो 4 2 जा 8, तो m क्यूब ये कितना आ गया 1/8, तो m कितना आ गया 1/2। mn निकालना है आपको, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 इंटू 6 दैट इज 3, सो सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एंड नाइन्थ, in a binomial expansion of this the sum of the middle term is 0, what is the value of x square upon y square। ठीक है, मिडिल टर्म 0 है, तो देखो सबसे पहले ये दोनों के पावर में सेम है डियर, तो आप क्या लिख सकते हैं x + y x - y इस होल के पावर में 2n + 1, तो इसको आप और क्या लिख सकते हो x² - y² पावर में 2n + 1। अब 2n + 1 इसके पावर में है, तो इसका मतलब टोटल टर्म कितने होंगे 2n + 2, तो जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा, एक तो n + 1 टर्म होगा एंड दूसरा n + 2 टर्म होगा, ठीक है n + 2, और इस दोनों का सम बोल रहा है 0, सम ऑफ मिडिल टर्म क्या हो जाएगा 0, तो बस इसमें n + 1 टर्म लगा दो, तो 2n + 1 और इससे एक कम हो जाता है विच इज cn, ठीक, फिर 2n + 1 cn + 2 से एक कम एक n + 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0, है ना। अब ये कर रहे हैं तो आपको ये भी तो करना पड़ेगा ना, x² के पावर में 2n + 1 - n मतलब कितना हो जाएगा n + 1, और y² के पावर में क्या आ जाएगा n, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी करेंगे अपन, x² के पावर में ये माइनस है, ठीक है, के पावर में क्या हो जाएगा 2n + 1 - n - 1, तो ये कितना आ जाएगा n आ जाएगा, और -y² के पावर में कितना आ जाएगा n + 1, ठीक है। तो बस इसको जस्ट सॉल्व करना है आपको, और x² / y² का रेशियो निकाल लेना है, सो द रिक्वायर्ड आंसर विल बी फर्स्ट, है ना। जस्ट आपको इसे क्या करना है 2n + 1 से इसको इवेलुएट करना है, x² y² डायरेक्टली कॉमन आ जाएगा आपको। 10 है 1 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल + 7 फैक्टोरियल, इस तरह से है ना 199 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 24, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले सोचते हैं किसके फैक्टोरियल में 24 सबसे पहले बनेगा, 3 फैक्टोरियल में तो 6 ही होता, बनेगा ही नहीं। 5 फैक्टोरियल में 5 × 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, इसका मतलब ये हुआ इसके आगे वाले सब में 24 होने वाला है ना, तो इस सब को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 है, तो इसका मतलब रिमाइंडर इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो 1 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया 6 + 1 7, 7 को हमें 24 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम दैट फॉलोज, ये दे दिया। अब बोल रहा है 1 + x, ये दिया व्हाट इज t1 2 t2 एंड tn, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। आप गौर करके देखो यहाँ पे 2t2 दिया है, 2t2 का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट कर दे इसको x² को तो क्या आएगा 2x, और 2x और x के जगह 1 पुट कर दें तो 2t2 आ जाएगा, तो इसका मतलब आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, तो 1 + x होल टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन n यहाँ आ जाएगा और ये n - 1 हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, t1 + 2t2x + 3t2x² एंड सो ऑन चलेगा।
अब अपने को n तक करना है, x की जगह जैसे ही 1 पुट करेंगे तो अपना ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो 1 + 1 टू द पावर n-1, मतलब n इंटू 2 के पावर n-1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड है 1 - t1 + 2t2 - 3t3। तो देखो इसमें क्या है ना, बीच वाला ये माइनस का t1 आ रहा है, फिर माइनस का 3t3 आ रहा है, मतलब ऑड वाला नेगेटिव, इवन वाला पॉजिटिव आ रहा है। तो इसमें अपने को क्या करना चाहिए, है ना? देखो अगर हम इसमें x के जगह -x रिप्लेस कर दें, 1 - x के पावर में n, तो गौर करके देखो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का t1x प्लस का t2x² और माइनस का t3x3, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, अब अगर इसमें हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, n 1 - x के पावर n-1 और x का कोफिशिएंट माइनस है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस का t1 प्लस का 2t2x माइनस का 3t3 x², इस तरह से आएगा। और अपना पैटर्न क्या है पहले वो देखो। अब पैटर्न है प्लस t2 वाला है ना, ठीक है, माइनस 3t3। तो इसमें भी देखो अगर हम x के जगह 1 पुट कर दें तो ये 2t हो जाएगा, ये -3t हो जाएगा, तो ये 1 पुट करते ही 0 हो जाएगा, तो ये -t1 प्लस 2t2 माइनस का 3t3 प्लस का, इस तरह से आएगा। अब देखो अपना एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है -t1 है प्लस 2t है और 1 भी उससे पहले है। तो अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें दोनों तरफ, तो अपना ये जो एक्सप्रेशन बना 1 - t1 प्लस 2t2 माइनस 3t3 सेम ऐसा ही बन रहा है। इसका मतलब इसके रिजल्ट कितने आए आपके, 1 आ गए। सो इसका आंसर 12th का क्या हो जाएगा, अपना डी हो जाएगा। 13 है व्हाट इज t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट tn। देखो ये तो आसान है, डायरेक्टली आपको 1 पुट करना है। इस सभी में आप अगर 1 पुट कर देते हैं तो ये तो t1 t2 t3 से tn आ जाएगा, अपने को 1 नहीं है तो 1 को उधर भेज देंगे, तो 2 टू द पावर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा n, और ये 1 उधर चला गया तो 2 के पावर n-1। तो 13 का क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस का 1। ओके, तो 3 क्वेश्चन थे इसमें और इजी कहा जा सकता है इसको। 14 देखो, इफ द 6th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 5600, इसका 6th टर्म है ना वो 5600 है, तो इसमें 6 टर्म तो पहले लिखे, तो 6 टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 8c5 और x की पावर -8/3 पावर में क्या करते हैं 8-3, और ये दूसरा टर्म क्या है अपना x² log x बेस 10, इसके पावर में क्या हो जाएगा 5। ये किसके इक्वल है 5600, और आपसे x ही तो पूछ रहा है, तो 3 तो कट गया यहाँ पे, तो आपका क्या आया 8c5 को अपन 8c3 लिख सकते हैं। तो x के पावर में कितना आ गया -8, यहाँ पे x के पावर में कितना आ गया 10, और यहाँ पे कितना है log x बेस 10 के पावर में क्या आ गया 5, ये कितना आया 5600। 8c3 इसको आप क्या लिख सकते हो 8 × 7 × 6 अपॉन 1 2 3, और इसको क्या लिख सकते हो आप x के पावर 2 log x बेस 10 के पावर 5 विच इज 5600। अब देखो 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया, 8 7 जा 56, इसका मतलब ये कितना आया 100। अब क्या पुट करें, देखो ना x के जगह 10 पुट करते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, तो डायरेक्टली अपन कर लेते हैं ना, d is 10, that is 10 is the right answer. How many term are there in the expansion of this? अब देखो दोनों के पावर में 4 है, 3x - y को x + 3y से करेंगे, तो देखो एक तो 3x² आ गया, एक माइनस का 3y² आ गया, और दूसरा -xy अब प्लस का 3 जा 9xy, तो कितना हो गया 8xy। तो ओवरऑल 3 डिफरेंट टर्म है और 4 है। इसके लिए अपन डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा ये होता है ना पावर को 3 लोगों में, है ना, इसको बेगर मेथड भी बोलते हैं। तो 4 + 3 - 1 c3 - 1, 4 + 3 7 - 1 6 c2, ये कितना हो गया 6 5
1 2 2 3 जा 6, तो 5 3 जा कितना आ गया अपना 15 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है अपना, इसके लिए 3 टर्म जब होते हैं और पावर में n होते हैं, ऐसे a प्लस बी प्लस सी पावर, तो इसके लिए ये भी फॉर्मूला होता है n+1 n+3/2। तो ये 4 है, 4 पुट कर दो आप, 4+1 एंड 4+2 होता है। तो 4+2/2, 4 to 6 हो गया, ये कैंसिल हो गया 3, अब 5 3 जा 15। इसको भी आप डिराइव कर सकते हो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। सो आपके आंसर क्या हो गए, आपके 15 के सी हो गए। 16 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ फिक्स्ड नेचुरल नंबर CNR is greatest if n is 2r, CNR is greatest if n 2r minus 1 and 2r plus 1। देखो ये सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर n के ऊपर। अगर n इवन होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑड। ऑड के बेस में क्या होता है, एक ही मिडिल टर्म होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जब पावर में इवन होगा तो टोटल 2 मिडिल टर्म होता है। इस तरह से ये दोनों ऑप्शन इसके राइट हैं। सो बोथ 1 and 2 आर राइट। 17 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 25 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 26 एंड 6 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 7। देखो 6 फैक्टोरियल तो अपन डायरेक्टली जानते हैं, 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720 है ना। 5 फैक्टोरियल 120 अब प्लस 6, 7 into 6 दैट इज 720 प्लस 1, ये कितना 721। तो ये कितना हो गया, कैंसिल हो गया ये पूरा, तो ये तो सही हो गया। अब अपने को निकालना है 25 फैक्टोरियल प्लस 1, ये डिविजिबल है 6 से कि नहीं, 26 से कि नहीं। तो देखो 25 फैक्टोरियल है ना, तो 25 फैक्टोरियल में अगर हम बात करें तो एक ना एक टर्म तो 13 भी आ रहा है इसमें और 2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब 25 फैक्टोरियल तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। इसका मतलब 1 जो होगा उसमें रिमाइंडर हो जाएगा। सो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो अपन बोल सकते हैं सेकंड ओनली। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द सम एस 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इस तरह से अनडिफाइंड। देन द सम एस इज डिवाइडेड बाय 8, व्हाट इज द रिमाइंडर, 8 से बोल रहा है। ठीक है, तो देखो 3 फैक्टोरियल में तो 6 ही आता है, 4 फैक्टोरियल के आगे जो भी बढ़ेगा सब में 8 हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये रिमेनिंग पार्ट को तो अपन 8 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। अब बचा कौन, ये। तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 6। अब इसमें 8 से डिवाइड करना है, तो 6 + 2 8 + 1 9 1 10। 10 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा, तो 18 का सी। 19 है, इफ द सम s इज डिवाइडेड बाय 60 व्हाट इज द रिमाइंडर, इफ द सम s। अच्छा, ये जो है ना 60 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या है, तो देखो 60 कब आता है आप ये सोचो। 4 फैक्टोरियल तो 24 आएगा, 5 फैक्टोरियल कितना आता है 120। इसका मतलब इससे आगे जो भी होगा सबको 60 कर सकता है। तो अब बचा इसका, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, तो 3 फैक्टोरियल तक तो अपन जोड़ ही चुके हैं। कितना आया था 6 2 8 1 9 1 10 आया था, और 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 24 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 34। अब इसको जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, वही आएगा 34। सो 19 का डी हो जाएगा आपका। 20 व्हाट इज समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to n। इसको देखो एक थोड़ा सा टेक्निकली लिख लेते हैं, 2 के पावर r कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे करने से क्या होता है, जो अगर अपन इसका एक्सपेंशन देखें 1 + x होल के पावर n, तो हम क्या लिखते हैं nc0 x के पावर 0 ऐसा लिखते हैं, प्लस nc1 x के पावर 1 प्लस nc2 x के पावर 2। मतलब r0 करेंगे तो ये 0, 1 करेंगे तो ये 1, 2 करेंगे 2 आएगा। तो इस तरह से पैटर्न आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इस सभी में x का वैल्यू 2 पुट कर दें इस सभी में, तो ये पैटर्न समेशन का ये आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 यहाँ पे भी पुट कर दो, तो दोनों तरफ पुट करेंगे तो 3 के पावर n ये आ जाएगा, और ये कौन सा पैटर्न देगा इसका समेशन का। सो अपन क्या बोल सकते हैं 3 to the power n
इज द राइट आंसर। तो सेकंड 21 है, कंसिडर द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस क्यू एक्स की पावर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू एंड एक्सिस आर इक्वल। तो देखो एक्स क्यू का कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 9c3 करना पड़ेगा p के पावर 6 एंड क्यू एक्स के पावर में 3, ठीक है। और 6 के लिए क्या करना पड़ेगा, 9c6 p के पावर 3 एंड क्यू एक्स के पावर में 6। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या हो गया, ये हो गया 9c3 p के पावर 6 q के पावर 3 एंड एक्सिस क्या हो गया 9c6 p के पावर 3 q के पावर में 6। 9c6 एंड 9c3 both are same, NCR is NCN minus R। अच्छा अब इसको PQ से इसको करो तो ये क्या बचेगा 3, ठीक है, और इससे करो इसको तो ये क्या बचेगा 3, मतलब PQ इक्वल टू QQ आ गया, ठीक है। तो अपने से पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, तो Q यहाँ पे किसके इक्वल हो गया, मतलब क्यूबिक रूट, दोनों तरफ हम क्यूबिक रूट ले लेते हैं, आए समझ में। तो क्यूबिक रूट ऑफ Q वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओवरऑल P के। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन व्हेन एक्सपेंड इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मिडिल टर्म, है ना, लिंक क्वेश्चन है इसका। कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म बोल रहा है, देखो 9 है तो टोटल टर्म कितने होंगे 10 होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसके मिडिल टर्म कौन से होंगे, 5th एंड 6th, ठीक है। तो 5th टर्म क्या लिखोगे अपन, 9c4 p के पावर में कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5 एंड q के पावर में 4 हो जाएगा, ठीक है, और x के पावर में भी 4 चला जाएगा, लेकिन कोफिशिएंट की बात कर रहा है तो ये होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, तो मिडिल टर्म का 2 टर्म है तो इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो 5th टर्म निकाल ही लिए मिडिल टर्म, और 6th टर्म क्या हो जाएगा 9c5 p के पावर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 दैट इज 4 एंड q के पावर में क्या हो जाएगा 5। तो ओवरऑल 9c4 9c5 तो सेम ही होता है, तो इससे 5 गया और इसके q4 से 5 गया, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है निकल के p बाई q। तो अपन 22 का बोल सकते हैं p बाई q, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x4 आर इक्वल, तो x स्क्वायर एंड x4 दोनों को क्या करना है इक्वल, तो इसका x स्क्वायर कब आएगा, यहीं पे देख लेते हैं, 9c2 जब करेंगे तब आएगा x स्क्वायर, और 4 कब आएगा जब 9c4 करेंगे, तो इस दोनों के कोफिशिएंट क्या क्या हो जाएंगे, p के पावर 7 q के पावर में 2, इसमें क्या हो जाएंगे p के पावर में 4 एंड p के पावर में 5, 9 माइनस 4 इज 5 एंड q के पावर 4, इस दोनों को इक्वल कर देंगे p q में रिलेशन आ जाएगा। सो इन दिस वे there are 3 questions related to this instruction, so we get the result p square ratio q square is equals to 7:2, मतलब थर्ड वाला जो रेशियो ना जस्ट आपको p square by q square निकालना है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, देखो डियर दोनों का पावर में सेम है तो आप a प्लस बी माइनस बी लगा दो, तो ये क्या आ गया 4/x² पावर में, ये तो बाइनोमियल का एक्सपेंशन हो गया ना, तो पावर में 9 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 9 + 1 विच इज इक्वल्स टू 10, तो 24 का हो जाएगा आपका b। नेक्स्ट 25 में देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x + y होल टू द पावर 10, ठीक है। Among all the coefficient of the term, the coefficient of 6th term has the highest value, तो देखते हैं अगर 6th टर्म मिडिल टर्म होगा तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू होंगे, तो 10 है ये, तो टोटल टर्म कितने होंगे 11, तो मिडिल टर्म कितने होंगे, कौन से होंगे 6, क्योंकि 5 इधर 5 इधर, तो ये तो सही है। द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म एंड इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ 9th टर्म, थर्ड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को 10c2, और 9th टर्म के लिए कितना करना पड़ेगा 10c8, ये दोनों इक्वल ही तो है क्योंकि NCR इज इक्वल्स टू NCN minus R, so we can say both A and B are correct। 26 this is equals to this, then what is the value of this, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ 3nc2n,
ये किसके इक्वल है 3nc2n-7। तो आपसे पूछ रहा है ये nCn-5। तो देखो इसका ये वाला पोर्शन nCx इक्वल टू nCy, तो हम क्या कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू n, यही करते हैं ना। x क्या हो गया 2n प्लस 2n-7 इज इक्वल्स टू 3n। तो देखो 2n 2n 4n 3n इधर गया तो n और 7 को उधर भेज दो 7, तो n का वैल्यू 7 निकल ही गया। आपको इसको सॉल्व करना है तो 7 पुट कर दो 7c2, तो 7 6 1 2 2 3 जा 6 7 3 जा 21 हो गया। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब एक चीज देखो आप 51c30 तो इसमें NCn-r अप्लाई करते हैं तो 51 कितना आ गया 21। तो ये किसका है नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर 51c29, इसमें से 29 को करो माइनस तो कितना आ जाएगा 22, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से अपन देख सकते हैं ये सभी कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से सब, तो कितना आएगा वैल्यू 0। तो 0 अपन देखो इसमें से कौन आ रहा है, ये देखो 51c51 1 हो गया, 51c0 क्या होगा 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, तो अपन क्या बोल सकते हैं सी ऑप्शन इज राइट। 28, in the expansion of this what is n+1 term from the end when arranged in descending power of n। एंड से बोल रहा है व्हाट इज द n+1 टर्म फ्रॉम द एंड। तो देखो टोटल टर्म कितने हैं इसमें 2n+1, ठीक है, और n+1 टर्म कौन सा होगा इसका ओवरऑल, लास्ट से करो या शुरू से करो, ओवरऑल ये tn+1 टर्म होगा, है ना। तो n+1 टर्म निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा 2n+1cn, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया 2n+1cn, इसको आप सॉल्व कर लो 2n+1 नहीं, ये 2n है ना, ये 2n है, तो 2ncn, तो 2ncn ये तो थर्ड ऑप्शन आ गया ना आपका, डायरेक्टली 2ncn आ जाएगा। और क्योंकि पावर में ऑब्वियस सी बात है x के पावर में ये 2n-n जाएगा और 1/x के पावर में ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, ठीक है, तो 2ncn ही बचेगा। 29 है, if p is this up to n digit then what is the value of 9p² plus p। n डिजिट की बात कर रहा है, ऐसा करते हैं 2 डिजिट तक ही लेते हैं, p का वैल्यू मान लो 11 ले लिया, ठीक है, तो 9 इंटू p² मतलब 11 का स्क्वायर प्लस p मतलब 11, ठीक है, 11 कितना हो गया 121 इंटू 9 प्लस 11, इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 1 जा 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 1 10 प्लस 1 1, तो ये कितना हो गया 1100। अब एन पी का वैल्यू 11 पुट करने पे किस पे 1100 आएगा, तो देखो यहाँ पे पुट कर दो 11 और 10 के पावर में एन की वैल्यू कितना लिए अपन ने 2, तो ओवरऑल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 30 हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो आप इसको लिख सकते हो ना a/b प्लस b/a का होल स्क्वायर, है ना, पावर में 21, तो ओवरऑल ये क्या आ गया a/b प्लस b/a टू द पावर 42, तो टोटल टर्म कितना हो गया अपना 42 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 43। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसीडर द एक्सपेंशन दिस, लेट PQRS बी द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट सेकंड nth एंड n+1th। देखो फर्स्ट सेकंड ये कौन है PQ, और nth एंड n+1th ये कौन है R एंड S। अब बोल रहा है व्हाट इज PS प्लस QR, तो ये कोफिशिएंट है, देखो PS मतलब ये बोल रहा है प्लस QR ये, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है NC0, है ना, तो लास्ट टर्म भी तो NCn ही होता है, तो NCn इज ऑल्सो NC0, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर सेकेंड लास्ट टर्म कितना है NCn-1, और ये सेकेंड टर्म क्या होता है NC1, सो NC1 इंटू NC1 कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या आएगा NCn-1, उसमें NCr NCn-r करेंगे तो NC1 आ जाएगा, तो ये भी होल स्क्वायर हो गया। तो NC0 कितना हो गया 1, NC1 कितना होता है n विच इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, सो 1 प्लस n स्क्वायर इज द राइट आंसर। 32 में देखो इफ C0 C1 C2 Cn आर द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो
जब कोफिशिएंट ऐसा होता है C0, C1, C2 ऐसे करके Cn तक जाता है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है 2 to the power n। ओके, अब अपने को C1 से Cn तक लेना है, मतलब इसका सब, तो C0 मतलब ये ओवरऑल NC0 ही कहा जाता है। तो NC0 कितना हो गया 1, इसको इधर भेज देंगे तो 2 के पावर n माइनस 1, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 के पावर n माइनस 1 हो जाएगी, दैट इज सेकेंड। 33 ये प्लस होगा, दैट इज सेकेंड। 33 में देखो, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। आप एक चीज देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और होल के पावर में क्या है 5। देखो इसका इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं आप, तो 1 प्लस 2x के पावर में कितना आ गया आपका 10। आपको क्या लिखना है मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कौन सा, टोटल टर्म कितने होंगे 11, मिडिल टर्म कौन से होंगे 6, तो 10c, 6 टर्म क्या हो जाता है 10c 5। ठीक है, ओके, तो कोफिशिएंट 1 के पावर तो 5 आएगा, वही हो जाएगा 1, और 2x के पावर 5 ये हो गया, तो कोफिशिएंट 10c 5 इंटू 2 के पावर 5। तो 10c 5 को सॉल्व कर लो एक बार, तो क्या लिखेंगे 10, 9, 8, 7 एंड 6, और ये क्या होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये क्या आ गया 2 के पावर 6। तो देखो 2 3 जा 6 ये काट दो, और 5 से 5 2 जा 10 काट दो, 2 2 जा 4 काट दो, 2 4 जा 8 काट दो, तो ओवरऑल बचा कितना 9 4 जा 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 एंड 2 के पावर कितना है ओवरऑल 5, विच इज इक्वल टू 32। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8064 आ जाएगा। व्हाट इज, ये देखो ये क्या है ओवरऑल NC1 NC2, इस तरह से NCN, ये किसके इक्वल होता है 2 to the power n। अब NC0 नहीं है ना, इसलिए उसको उधर कर दो, विच इज -1। अब इसमें से किसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो देखो इस ऑप्शन को देखो, इसमें 1 से लेकर के पावर n-1 तक गया, इसका मतलब टोटल टर्म कितना हो गया n, और ये एक GP में है, तो फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस वही लिखते हैं, या r टू द पावर n, r क्या है 2 पावर n-1 अपॉन r-1, तो 2-1 ओवरऑल कैंसिल ही हो गया, मतलब 1 ही है ना, तो ये कितना आ गया 2 पावर n-1, ये दोनों इसके इक्वल है, इट मीन्स क्या हो गया आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। 35 व्हाट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो फर्स्ट टर्म का क्या कोफिशिएंट होता है 2nc0, और लास्ट टर्म का क्या होता है 2nc2n, ये भी तो 2nc0 ही है, और ये भी 2nc0 ही है, ये वैल्यू कितना होता है 1, और ये वैल्यू कितना होता है 2, तो 1 + 1 किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया, तो 35 का क्या हो गया। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो देखो log 4 x - 1 log x - 3 टू द बेस 2। अब इसको ऐसा करते हैं, इसको सेम बेस में कन्वर्ट कराते हैं, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2² x - 1 log 2 ऑफ x - 3। अब जो बेस के पावर में होता है वो 1 अपॉन में चला जाता है, सो इट बिकम्स दिस, ठीक है। अब ये 1/2 इसके पावर में चला गया, दोनों तरफ बेस सेम है लॉग का, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा अपना x - 1 का रूट टू द पावर x - 3। ओके, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो x - 1 इज इक्वल्स टू x² + 9 - 6x, इसको उधर ले चलो तो x² - 7x, और ये उधर चला गया तो कितना बन गया 10 = 0। तो यहाँ से दो फैक्टर आ गए अपने, x - 5 x - 2 = 0, x का वैल्यू कितना आया 2 और 5। अब अपन देख लेते हैं चेक करके कौन सा वैल्यू पे डिफाइंड है। तो देखो 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये पॉजिटिव देगा बट ये नेगेटिव देगा, तो लॉग फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, इसलिए 2 तो अपन नहीं लेंगे। 5 करते हैं, 5 - 1 4, 5 - 3 ये पॉजिटिव है, सो देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू y, y ग्रेटर देन 1, ठीक है, मतलब x y ओवरऑल बोथ आर ग्रेटर देन 1। अब आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या है,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k कैन नेवर बी इक्वल्स टू, मतलब k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। सो ऐसा करते हैं, इसको log x बेस में है, m अपॉन m का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, log m माइनस log n प्लस log y बेस में है y अपॉन x, सो इट कैन बी रिटन एज log y बेस y अपॉन log x बेस y इज इक्वल्स टू k। तो देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस, ठीक है, ये माइनस होगा, इस दोनों में माइनस कॉमन ले लो, तो log y बेस x प्लस log x बेस y इज इक्वल्स टू k। अब इसकी वैल्यू की बात देखें अपन, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, log y बेस x प्लस log x बेस y, इसकी बात करें तो इसको अपन 1 अपॉन log y बेस x लिख सकते हैं। अब इस दोनों की वैल्यू के बारे में सोचो, दोनों का अरिथमेटिक मीन अपन क्या जानते हैं, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो am निकालो, इस दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो यही आएगा बाई 2, और gm जैसे निकालेंगे दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, मीन्स दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब इसकी वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, ठीक है, अगर 2 होगी तब तो 0 हो जाएगी, और 2 से अगर बड़ी होगी तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो k की इसका मतलब क्या हुआ नेगेटिव वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ पे 2 मिनिमम वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा 0, और 2 से बड़ा लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आता रहेगा, इसका मतलब k की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी या नेगेटिव होगी। तो इसमें देखो पॉजिटिव वैल्यू ये है d, तो d इक्वल्स d क्या है अपना 1, मीन्स पॉजिटिव तो कभी हो ही नहीं सकती है, सो आपसे वही बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k कैन नेवर बी इक्वल्स टू, सो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट है आपका log a बेस b इक्वल टू p, तो देखो यहाँ से a निकाल लो, a इक्वल टू क्या लिख देंगे b टू द पावर p, यहाँ से c निकाल लो तो क्या लिख देंगे d के पावर में 2p, और यहाँ से e निकाल लो तो क्या लिख देंगे f के पावर 3p। अब आपको पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ACE, तो अपने को मल्टीप्लाई ही तो करना है टू द पावर 1 बाई पी, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो a की वैल्यू क्या हो गई आपकी b के पावर p, d के पावर 2p एंड f के पावर में 3p, इसके होल के पावर में 1 बाई पी, सभी में p आ रहा है, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो b के पावर 1, d के पावर 2 एंड f के पावर 3, ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस, फंक्शन क्या है अपना log बेस में 10 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11, तो बेस में 10 तो आप रहने दो, इसमें क्या कर देते हैं, इसमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस 10 कर देते हैं, क्योंकि 1 प्लस 10 11 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इससे आपको पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू कब आएगा जब ये मिनिमम हो, और ये मिनिमम कब होगा, स्क्वायर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया ओवरऑल 0, तो 0 प्लस 10 कितना हो गया 10, तो log 10 बेस 10 कितना हो गया 1, सो मिनिमम वैल्यू कितना होगा अपना 1, तो फोर्थ का रिजल्ट आ गया आपका बी। फिफ्थ है log 2 बेस 10, है ना, log 10 बेस 2 प्लस, इसमें तो x बाहर आ गया, तो x log 10 बेस 10 विच इज इक्वल टू 2, तो देखो log 2 बेस 10 ये दोनों सेम ही तो है, तो ओवरऑल अपन इसको लिख सकते हैं log 10 बेस 10, अपन x log 10 बेस 10 कितना हो गया 1 इक्वल टू 2, log 10 बेस 10 क्या हो गया 1, x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, सो अपना सेकंड आंसर राइट हो गया। सिक्स्थ है log 2 बेस 10 एंड दिस आर इन AP, ये AP में है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू log 2 बेस 10 प्लस log 2 टू द पावर x प्लस 3, इसके बेस में 10 हो गया, ठीक है, ये तो आपके इक्वेशन बन गए। अब 2 को इसके पावर में रखो तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब इस दोनों में बेस सेम है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिख देते हैं mn 2 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 3, अब दोनों के बेस में log 10 है तो कैंसिल हो गया ओवरऑल, सो 2 टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 3, ऐसा करते हैं 2 टू द पावर x को t मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल्स टू, ये t प्लस 3 हो गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2t प्लस 6, अब इस सब को उधर ले चलते हैं तो t स्क्वायर माइनस 4t
और 6 उधर गया तो 1 माइनस 6 विच इज +5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू 2 आया, -5 आना ना, -5, 6 उधर गया ना तो -5, तो इसलिए इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, t² -5t प्लस t, है ना, -5 इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू आया एक 5 एंड -1, ये दो वैल्यू आया। तो देखो 2 टू द पावर x कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सो 2 टू द पावर x किसके इक्वल आया, 5। लॉग ले लेंगे विथ बेस 2, तो लॉग x 2 बेस 2 हो गया, तो लॉग 5 बेस में 2, तो ये तो 1 ही हो गया ना, तो x इक्वल टू लॉग 5 बेस 2, दिस इज द आंसर। सो 6 का आपका आ जाएगा C, दैट इज log 5 बेस 2। सेवेंथ है, इफ n इक्वल्स टू 100 फैक्टोरियल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इसमें प्रॉपर्टी अपन यूज कर लेते हैं ना, log n बाई 2 है तो log 2 हम कर देते हैं, log n अपॉन log 2, बेस दोनों में सेम रखने, तो ओवरऑल ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, log 2 बाई log n। सिमिलरली ये सब में हम कर देते हैं, तो ओवरऑल log 3 अपॉन log n, log 4 अपॉन log n, ठीक है, और इस तरह से log 100 अपॉन log n आया। सभी में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो log n ही आ गया, ठीक है, और ये क्या बना, log 2, log 3, log 4 प्लस log 100। अब इसको log m इंटू n इंटू p, इस तरह का फॉर्मेट है ये, तो इस सब को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में अपन लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 100 तक अपॉन में log n, और 2 इंटू 3 है, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई ही कर दें तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 से लेके 100 तक को हम क्या बोलते हैं, 100 फैक्टोरियल, और 100 फैक्टोरियल को ही यहाँ पे शुरू में बोल दिया है विच इज n, सो log n अपॉन log n विच इज इक्वल्स टू 1। सो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा अपना 1। ओके, थैंक यू।